हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो भी एग्जाम्स आपने दिए होंगे वो भी बहुत अच्छे हुए होंगे। आई नो काफी टाइम हो गया है, हम नहीं मिले हैं। देखिए, एग्जाम्स मेरे भी थे, एग्जाम्स आपके भी थे। कुछ चीजें थी बीच में जो आ रही थी। फिलहाल अब हम शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा एक नए एग्जाम की तरफ। ठीक है, क्योंकि टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है, टीचिंग ही मेरा बैकग्राउंड है। तो टीचिंग का एग्जाम जो कि यूपी में लगे हुए हैं, टीजीटी और पीजीटी के, आप सभी को पता होगा टीजीटी और पीजीटी के, और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लगे हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं। तो देखिए, इनमें से जिन भी लोगों का टीजीटी का एग्जाम है वो है कब, 4 और 5 अप्रैल को। ठीक है, 4 और 5 अप्रैल को आपका टीजीटी का एग्जाम है। तो 4 और 5 अप्रैल में से किसी भी एक डेट को इन दोनों में ही दो शिफ्ट में सारे सब्जेक्ट्स के होंगे। तो उस टीजीटी में भी जो आपका एक सब्जेक्ट होता है टीजीटी बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जिनका भी सब्जेक्ट है, यानी कि जिनका भी जीव विज्ञान सब्जेक्ट है, उसके लिए हम क्लासेस आज से स्टार्ट करेंगे। तो आप में से जो भी लोग टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं, क्योंकि 4-5 अप्रैल अभी आपके पास पूरा पूरा 3 महीने हैं, आराम से 3 मंथ्स है। तो ये 3 मंथ्स का हमारा बैच है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका ये बैच। तो जिसने भी अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो हमारे इस बैच को फॉलो कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे वीडियोज इसके आपके लिए फ्री रहेंगे। पहले हम थ्योरी करेंगे। ठीक है, थ्योरी करेंगे, आप चाहे तो इससे नोट्स अपने बना सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की अलग से भी सीरीज चलेगी, बाकी हम थ्योरी के बाद क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो ये हमारा पूरा प्लान है। बाकी आप में से जो लोग भी घटना चक्र पढ़ रहे थे, तो यस, घटना चक्र भी हमारी चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब अभी एग्जाम नहीं है, तो घटना चक्र भी चलती रहेगी। इनकी डेट आ चुकी है टीजीटी वालों की, तो भाई टीजीटी वालों पर फोकस भी किया जाएगा। और घटना चक्र भी हमारी, क्योंकि ज्योग्राफी की चल रही थी, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी था, कुछ टॉपिक हो गए थे, कुछ टॉपिक आपके बचे थे, वो हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद बाकी के घटना चक्र भी मैं कराऊंगी, जैसे इकोनॉमिक्स है और इन्वायरमेंट को भी कंप्लीट कराया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे फिलहाल किसकी, टीजीटी की, और टीजीटी भी किसकी, बायोलॉजी की। तो जो टीजीटी बायोलॉजी है, इसका पूरा प्रॉपर एक सिलेबस है, आपको पता होगा, बहुत सारे लोग कंप्लीट भी कर चुके होंगे। देखिए, आप में से बहुत लोग होंगे जिनका प्रॉपर नोट्स वगैरह कंप्लीट हो गए होंगे। तो भाई वो रिवीजन करें, और जब हमारी क्वेश्चन की क्लासेस चलेंगी, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, तब आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो नहीं कंप्लीट किया होगा नोट्स वगैरह को, तो उनके लिए है ये क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करेंगे, तो जो है हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी वाले पार्ट से। ठीक है, जूलॉजी वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, और जूलॉजी में भी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ये बाकी सब कुछ रब कर देती हूँ, इसको रब करके नया हम स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, एक इंसान एक ही दो सब्जेक्ट में माहिर हो सकता है, ठीक है, जिससे उसने पढ़ाई की है, सारे सब्जेक्ट्स में तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए टीजीटी बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, तो मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी, और ये नोट्स का पार्ट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस का भी पार्ट करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे, और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस नोट्स के वीडियो पे, पूरी फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी आपको, और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा फिर आगे के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट, ये हैंड रिटन नोट्स है, तो इनसे आप खुद भी इसको देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को। सेशन होगा हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, और जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से हमें शिफ्ट करना पड़ता है, जो एग्जाम होते हैं उसके हिसाब से हमें अपने सेशंस भी शिफ्ट करने पड़ते हैं। चलिए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस आपको दे रखा है, पहले डाइजेस्टिव पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेटरी पढ़ेंगे, देन एक्सक्रीटरी, देन स्केलेटल, देन नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग कि इंग्लिश हिंदी वाला यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए, बायोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है
इंग्लिश में लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम इंग्लिश को रखेंगे, बट समझाऊंगी मैं आपको बाइलिंगुअल, प्रॉपर इंग्लिश नहीं रहेगा, बाइलिंगुअल में हम समझेंगे, बट नोट्स जो है वो इंग्लिश में रहेंगे। तो आप में से जिसके लिए भी उचित है तो आप क्लास कर लीजिए, और ये समझ में चीजें अच्छे से आ जाएंगी। और वो लोग भी इस क्लास को कर सकते हैं जिनको पढ़ तो उन्होंने लिया है, लेकिन अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो वो इस क्लास के थ्रू वो सुलझा सकते हैं, उसके लिए उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ेंगे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता क्या है। थोड़ा सा हिंदी में बात कर ले तो इसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाती है डेफिनेशन। ठीक है, किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उस टॉपिक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक्स डाउन complex food substances into simple absorbable form by a method of catabolism and anabolism to obtain energy for growth and repair। देखिए, एक ये भी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, that digestion is an enzymatic and biochemical process to convert complex form of food into simple but absorbable form। अब मतलब समझेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑर्गन्स, उसमें वो ऑर्गन से बना होता है। भाई कई सारे ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका काम क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन यानी तोड़ते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो गए? जैसे आपका स्टार्च हो गया, ठीक है, आपका फैटी एसिड, आपका फैट हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इनका, इन्हें इनके सिंपलर फॉर्म में, जैसे जो स्टार्च है उसका सिंपलर फॉर्म क्या होगा? जैसे स्टार्च है, जो स्टार्च का सिंपलर फॉर्म क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अब सिंपल फॉर्म में तोड़ते क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए ताकि वो इजिली इजिली क्या हो जाए? इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, जो आपके कंटेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इजिली एब्जॉर्ब करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा जाता है। किस मेथड से? कैटाबोलिज्म के मेथड से और एनाबोलिज्म के मेथड से, टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का मेथड यूज किया जाता है टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? भाई हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे रिपेयर के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन थी किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन complex food substances into simple absorbable forms by a method of catabolism and anabolism टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, यहां लिख सकते हैं या कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है तो आप बच्चे भी इसको लिख सकते हैं। बाकी डेफिनेशन और लोगों के लिए आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसका बेस समझना पड़ता है। ठीक है, तो वो बेस समझने के लिए हमें डेफिनेशंस पढ़नी पड़ती है। चलिए, अब हम जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा पूरा, ठीक है, जो पूरा सिस्टम है अभी हम पढ़ेंगे, जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल भी उसका दूसरा नाम है। और उसका एक और नाम है क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक नाम है एलिमेंट्री कैनाल और उसका एक नाम और है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये स्टार्ट होता है कहां से? हमारे माउथ से, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हमारी जो खाने की नली जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, उसके बाद स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और उसके बाद एनस में एंड हो जाता है। ये पूरी हमारी क्या है? ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। आप कहेंगे मैम लिवर क्यों नहीं है, मैम गॉल ब्लैडर क्यों नहीं है, पैनक्रियास का नाम क्यों नहीं लिया? तो वो आपका, वो भी अभी आएंगे, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये जो पूरी सीधी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये सब चीजें आती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल आपने जान लिया कि इसे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। इसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये मुंह से स्टार्ट होती है और एनस में जाकर खत्म होती है। बीच में कुछ ऑर्गन्स पड़ते हैं, उनको भी हम डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट बात हमारी क्या कह रहा है कि द एंटायर कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 30 फीट। मतलब जो पूरी लेंथ है हमारी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो एलिमेंट्री कैनाल है, या जिसे हमने क्या कहा अभी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा, उसकी जो पूरी लंबाई है मुंह से लेकर एनएस तक वो कितनी है? 30 फीट है। ठीक है, यानी कि 9 मीटर। मीटर में अगर पूछे तो 9 मीटर, फीट में पूछे तो 30 फीट हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। नेक्स्ट है आपका कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझना है कि जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो कि आपने पढ़ा, मुंह से लेकर एनस तक जो भी चीजें हैं सीधे सीधे आई हैं वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में है। उसके अलावा कुछ पार्ट है जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स हैं, राइट। तो दो पार्ट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बटा हुआ है। एक पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एक पार्ट है हमारा क्या, ये देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल को आप पहले पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में पहले क्या पार्ट आता है, पहले आता है माउथ, ठीक है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, देन रेक्टम आता है, फिर एनस आता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले तो लार ग्रंथि आ जाती हैं जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। फिर कुछ जठर ग्रंथियां जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। फिर लिवर, फिर पेनक्रियास, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आती हैं। आपको पता है इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स होती हैं, उन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। आगे देखेंगे। अब देखिए यहां से आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शुरू होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखिए ये आपका फेस वाला रीजन है, देखिए यहाँ ये माउथ है। माउथ में जो ये आपका जो कैविटी होती है जहां पर आप खाना रखते हैं, चबाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। ये जो रीजन है ये क्या है, ये बक्कल कैविटी का रीजन है। ये मुंह है, आपको पता है यहाँ होंठ के पास मुंह खोलते हैं तो ये माउथ है। अब इसमें तीत भी होते हैं, तो तीत भी हमारे जो है कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तीत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो मुंह जैसे ही खोलेंगे तो तीत आएंगे। सलेवरी ग्लैंड्स भी यहीं पर होती हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखी है तो सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, वो ग्लैंड वाला पार्ट है ना इसलिए उसको यहाँ नहीं दिया हुआ है। सलेवरी ग्लैंड्स भी होती हैं। बकल कैविटी, उसके बाद ये यहाँ से फिर खाने की नली आपकी स्टार्ट हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस आकर कहाँ खुलती है, ये खुलती है आपकी स्टमक में खुलती है, राइट। देन उसके बाद ये हो गया आपका लीवर, ठीक है, और ये हो गया आपका जो छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ मैंने लाइन बनाई है, ये हो गया क्या आपका गॉल ब्लैडर हो गया। उसके बाद जब स्टमक आगे चल के खुलता है कहाँ, पेनक्रियास में, ये हो गया आपका पेनक्रियास, पत्ती की तरह होता है ये पेनक्रियास, और पेनक्रियास आगे चल के जो है ये खुलता है। ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरी जो इतनी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये देखिए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और ये जहां पर खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, यहाँ पर ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये जो लटका हुआ है, इसका कोई हम में कोई काम नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, सब बताऊंगी, परेशान नहीं होइए। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है इसको बोलते हैं। और ये आपका सीकम से यहाँ खुलता है, ये सीकम वाला एरिया है, ये सीकम, ये कोलम, ये कोलन वाला पार्ट है। फिर उसके बाद ये आ गया रेक्टम, रेक्टम के बाद ये वाला जो नीचे वाला ये पार्ट है, यहाँ से खाना बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड जब बाहर निकलता है कहाँ से, एनस से। तो ये आपको एक ऊपर ऊपर व्यू दे दिया गया, समझा दिया गया कि कौन से ऑर्गन की जो लोकेशन है वो बेसिकली कहाँ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा नहीं कि बस इतनी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एक समझाया गया। अब अलग अलग ऑर्गन्स में क्या क्या चीजें आती जाएंगी वो आपको समझाई जाएंगी। जैसे सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, माउथ से। जब आपने माउथ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो माउथ में क्या आपने पाया, माउथ में आप जैसे मुंह खोलेंगे तो टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ होते हैं। उसके बाद टंग होती है, टंग होती है, टंग के बाद क्या होती है आपकी, सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सब कहाँ होती हैं, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं बक्कल कैविटी में। जिस कैविटी में मुंह की जो मुख गुहा है उसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। उसी में टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब आपकी बक्कल कैविटी में ही होती हैं। अब देखिए माउथ की बात करें, माउथ कंसिस्ट ऑफ accessory organs which helps in digestion of food, जैसे कि टंग एंड टीथ, ठीक है। टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड भी यहीं पर होती है। क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड। अभी ये सब आपको बताऊंगी, कितने पेयर होती हैं, क्या होती हैं, सब आपको बताया जाएगा। तो ये आपने समझा कि माउथ में आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं
जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि टंग होती है, टीथ होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब देखेंगे कि टंग का क्या काम होता है और टंग क्या करती है। सबसे पहले आप टंग देख लीजिए। टंग, जीभ जिसे जीहा बोलते हैं, जीभ होती है ये हमारी, ठीक है। इसका क्या काम होता है? तो देखिए, इट इज लोकेटेड विद इन द माउथ पोस्टीरियर टू टीथ। अब आप जब मुंह खोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मुंह है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर टीथ है, दांत है, दांत के पीछे यहाँ पर क्या है? टंग है, ठीक है। तो पहले टीथ आएंगे, ठीक है, पहले टीथ है, फिर टीथ के पीछे क्या है हमारी? ठीक है, टंग है, ठीक है। तो पोस्टीरियर टू टीथ, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पीछे। तो टीथ के पीछे यानी कि दांतों के पीछे क्या है? हमारी टंग है। ह्यूमन टंग हैज 4 टेस्ट एरियाज। अब आपको पता है कि ह्यूमन जो टंग है, जो जीभ है, उसमें 4 एरियाज होते हैं टेस्ट के, ठीक है। और जो आपके टंग के ऊपर, जो जीभ के ऊपर स्मॉल, जैसे ये आपकी टंग है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे करके पैपिलाज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी टेस्ट बड्स, ठीक है। इसको हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। टेस्ट बड्स क्या, जिसे हम स्वाद बड्स का मुझे नहीं याद आ रहा है, ये टेस्ट लेने के लिए होती है, इन्हें हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू हमें टेस्ट पता चलता है। अब टंग के अलग अलग हिस्से पे, जीभ के अलग अलग हिस्से पे हमें अलग अलग तरीके का टेस्ट आता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से जब आप अलग अलग टेस्ट लेंगे, तो देखिए किस तरीके का टेस्ट है आपके पास। जो आगे वाला हिस्सा है टंग का, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर स्वीट टेस्ट आता है। हमें क्या आता है? स्वीट टेस्ट। जो आपका साइड्स वाले हिस्से हैं, उस पर सॉल्टी आता है। जो फ्रंट फ्रंट वाले जो साइड के हिस्से हैं, जो थोड़ा बैक में साइड के हिस्से, उसमें हमें खट्टा सॉर टेस्ट आता है। और टंग के बिल्कुल बीचों बीच जो है, हमें बिटर यानी कि बिटर कड़वा टेस्ट आता है, ठीक है। तो मीठा सबसे आगे आता है, और सॉल्टी जो फ्रंट जो साइड्स होती हैं, खट्टा जो बैक साइड के साइड्स होते हैं, और बिटर एकदम जो बीच में होता है, जिसमें कसैला और तीखा, ये सब बीच में टेस्ट जो होता है, वो इसका आता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। टेस्ट बड्स जो है होते हैं, उसकी वजह से हमें टेस्ट आता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं टंग के, जीभ के कुछ काम हैं। तो ये बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा कि फूड को चबाने में, च्यूइंग में हेल्प करती है, और निगलने में, यानी कि swallowing का मतलब निगलना होता है, निगलने में हेल्प करती है। और एक्ट एज ब्रश टू क्लीन टीथ। भाई कुछ फंस जाता है तो हम अपनी जुबान को इधर उधर करके निकालते हैं, तो ब्रश की तरह काम करती है। और ऑर्गन ऑफ टेस्ट तो है ही भाई, ऑर्गन ऑफ टेस्ट है। और टेस्ट भी हमारा क्या है? एक तरीके से एक सेंस ऑर्गन है ना? एक तरीके से सेंस ऑर्गन है, और सेंस है हमारा। 5 सेंसेस होते हैं, इसमें से टेस्ट भी एक सेंस है। तो एक तरीके से सेंस ऑर्गन भी है, और ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फंक्शन है किसके? टंग के। तो टंग के बारे में आप इतना ही याद रखिए। और एक चीज और याद रखिएगा, जो टंग होती है, टंग है, जैसे मान लीजिए ये जीभ है हमारी, मैंने लेटरल व्यू बनाया है, ये जीभ है हमारी। तो ये आप देखते हैं, जो आगे वाला हिस्सा है ये वाला, ये तो फ्री होता है भाई, देखिए मुंह से बाहर भी निकल आता है। ये सॉरी, पीछे वाला हिस्सा होता है, ये इसको पीछे वाला हिस्सा बोलते हैं। और जो ये आगे वाला हिस्सा है, ये जो, वो पीछे जुड़ा होता है, ठीक है। तो वो जुड़ा होता है। अब जब जबान को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो इस तरीके से आप देखते होंगे, एक मसल होती है, मसल टाइप का होता है, कुछ ऐसे लंबा लंबा सा व्हाइट कलर का, उससे जुड़ा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ, ठीक है। फ्रेनुलम लिंगुआ। अब देखिए, ये एडिशनल चीज है, ये यहाँ नोट्स में नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये जो चीजें याद आ जाती हैं, तो फिर वो बता, क्योंकि हर चीज नोट्स में नहीं लिख सकते हैं, काफी वो लेंदी हो जाता है। और ये एक तरीके से देखिए, जो रिवीजन है ना, ये एक तरीके से आपके लिए एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। ये एक तरीके से आपके लिए एक रिवीजन क्लास है जस्ट, ठीक है। ये रिवीजन क्लास की तरह है। जिन्होंने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो रिवीजन की तरह इसे देखें, और बढ़िया 2x पर चला लें, और देखें कि भाई मेरा, मुझे कितनी चीजें याद है, कितनी चीजें मैं लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और क्या मुझे नया मिल रहा है, उसे अपने नोट्स में ऐड कर लें। और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं शुरू किया है, वो तो प्रॉपर पूरा बना सकते हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। इसमें टू द पॉइंट चीजें हैं, बाकी कुछ भी फालतू की चीज नहीं है। चलिए, तो दोनों ही तरह के लोगों के लिए ये यूजफुल क्लास है। एंड यस, वन मोर थिंग, सेशन अगर आपको पसंद आए, तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड यस, कमेंट बॉक्स में भी अपना रिएक्शन जरूर दें, बहुत मेहनत लगती है चीजों को क्रिएट करने में, अपलोड करने में। तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सफलतागंज को, राइट। तो चलिए, कहाँ थे हम? फ्रेनुलम लिंगुआ। यस, ये जो चीज है, ये जोड़े रहती है टंग के अगले हिस्से को मुंह से, तो इसे फ्रेनुलम लिंगुआ कहते हैं। तो ये ऑल अबाउट टंग था। टंग से इसके आगे फिर अब कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा,
ठीक है, आप टेस्ट एरिया याद कर लीजिए बस, और टंग से इसके आगे और फ्रेनुलम लिंगुआ का पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। इसके आगे आपका टंग का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, नेक्स्ट ऑर्गन जो है हमारा, वो क्या है? वो है टीथ। ठीक है, टीथ क्या होता है? चलिए पढ़ेंगे दांत के बारे में। दांत को कहते हैं ना, तो टीथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टीथ आपका एक हार्ड स्ट्रक्चर है, फाउंड अलोंग द एंटीरियर एंड लेटरल एज ऑफ द माउथ। अब देखिए, ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ है, मान लीजिए ये माउथ है, ये ऊपर का है, ये नीचे का जबड़ा। ठीक है, तो ये एंटीरियर, भाई यहीं पे तो होते हैं टीथ, ऐसे ऐसे होते हैं दांत जब मुंह खोलते हैं, तो ये एंटीरियर हो गया और ये लेटरल हो गया। ठीक है, ये एंटीरियर हो गया। देखिए, एंटीरियर होता है आगे, पोस्टीरियर होता है पीछे, ये आगे ये पीछे, और लेटरल होती है ये वाली साइड, ये वाली, ये जो साइड होती है ना, ये लेटरल है, ये लेटरल है। ठीक है, चलिए, तो ये आप जान लीजिए लेटरल क्या होता है। तो ये जो साइड वाले होते हैं इनको लेटरल बोलते हैं। तो एंटीरियर और लेटरल, भाई बिल्कुल एंटीरियर और लेटरल जो पार्ट एजेस होते हैं माउथ के, वहीं पर आपको टीथ देखने को मिलते हैं। ईच टूथ इज मेड अप ऑफ बोन लाइक सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन। अब याद रखिएगा कि जो टीथ है, आप जो व्हाइट वाला हिस्सा जो हमें दिखता है उसे हम डेंटाइन नहीं कहते हैं। टीथ जो है उसके अंदर होता है, ठीक है, वो हार्ड सब्सटेंस होता है, बोन लाइक एकदम हार्ड सब्सटेंस होता है, उसे डेंटाइन कहते हैं। वो कवर्ड होता है एक लेयर में, जो हमें दिखती है ना लेयर ऊपर व्हाइट व्हाइट, उसे हम इनामल बोलते हैं। और इनामल के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। अब आपसे मैं पूछूं कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो आप कहेंगे मैम तो बोन होगी, बोन ही सबसे हार्ड होगी, बट नहीं, बोन से ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, वो है टीथ का इनामल। ठीक है, इनामल ऑफ टूथ जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है। ये डबल स्टार मैं इसको कर दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनामल के अंदर कवर रहता है क्या? डेंटाइन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब थोड़ी और चीज देखेंगे यहाँ पर कि देखिए, ह्यूमंस हैव डाइफाइडॉन टीथ। अब देखिए, टीथ को कई तरीके से हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो ओरिजिन, मतलब कितनी बार वो जीवन काल में निकलता है। ठीक है, उसके शेप के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, और अ, उसकी जो कितनी गहराई में वो धसा हुआ है अपने रूट्स में, उसके बेसिस पे। तो चलिए सारे बेसिस पे हम देखेंगे कि ह्यूमन के टीथ कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि जीवन काल में कितने बार निकलते हैं, इस बेसिस पे। तो डाइफाइडॉन टीथ होते हैं आपके ह्यूमन के। ठीक है, देखिए, 2 सेट ऑफ टीथ निकलते हैं। डाइफाइडॉन का मतलब क्या है? जीवन में जो 2 बार निकलते हैं। ठीक है, जीवन में 2 बार निकलते हैं। आप सभी को पता है, एक बार हमारे दूध के दांत निकलते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, और एक बार हम फिर उसके बाद वो टूट के गिर जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ निकल आते हैं। लेकिन क्या सारे दांत दूध के दांत होते हैं? सारे दांत गिर के दोबारा से निकलते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मिल्क टीथ होते हैं उन्हें हम डेसिडुअस टीथ कहते हैं। ठीक है, या उन्हें हम टेम्पोरेरी टीथ भी कहते हैं। तो ये तीनों ही नाम है, याद कर लीजिएगा। मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ या टेम्पोरेरी टीथ। ये आपके जीवन में 2 बार निकलते हैं, 2 टाइम्स। मतलब एक बार निकलेंगे, गिर जाएंगे, फिर दोबारा से निकल आएंगे। फिर उसके बाद अगर गिरे तो नहीं निकलेंगे, ये मत सोचिएगा। और एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। वो ऐसे होते हैं जो आपके नहीं निकलते हैं दोबारा। ठीक है, दोबारा नहीं निकलते हैं। चलिए, तो 24 महीने के बाद, यानी कि 2 साल के बाद, नंबर रेशियो थर्ड, तो नंबर 32 होते हैं हमारे। ठीक है, आपको पता है 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपका बच्चे होते हैं उनमें टोटल 20 टीथ्स होते हैं। ठीक है, 20 टीथ्स होते हैं। और ये 20 टीथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये डेसिडुअस होते हैं, मतलब ये 2 बार निकलते हैं। इन्हें ही मिल्क टीथ बोलते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। बाकी हमारे कितने बचे? 32 में से 20 माइनस होंगे तो बचे 12। 12 टीथ जो है ये क्या होते हैं? ये मोनोफाइडोंट होते हैं। ठीक है, डाइफाइडोंट आपने पढ़ा, तो मोनोफाइडोंट भी पढ़ी है। मोनोफाइडोंट क्या होते हैं? जो जीवन में एक बार निकलते हैं, एक बार। तो जीवन में एक बार जो दांत निकलते हैं उन्हें मोनोफाइडोंट कहते हैं। जीवन में 2 बार जो निकलते हैं उन्हें डाइफाइडोंट कहते हैं। ह्यूमन में जो बेबीज, जब हम बेबी होते हैं तो हमारे 20 दांत ऐसे होते हैं जो डाइफाइडोंट होते हैं, मतलब कि
निकलते हैं, गिर जाते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक ही बार निकलते हैं, दोबारा नहीं निकलते हैं, मोनोफाइडोंट होते हैं। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ लें। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब जो हमारे जॉ बोन है, ठीक है, उस जॉ बोन में एक जैसे सॉकेट बना होता है, जैसे आप प्लग लगाते हैं सॉकेट में, तो उसमें खांचे बने होते हैं, उसी तरीके से हमारी जो जॉ बोन, जो जबड़े की हड्डी होती है, उसमें सॉकेट बने होते हैं टीथ के लिए। उसी उसी सॉकेट में वो धंसा हुआ रहता है। देखिए जो पार्ट हमें ये दिख रहा है, ये जो पार्ट हमें दिखता है टीथ का, ये जो व्हाइट व्हाइट दिखता है हमें, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा इनेमल होता है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो इनेमल जिसको कवर किए रहता है अपने अंदर, वो क्या होता है, डेंटाइन होता है। ठीक है। अब ये जिस जिस कैविटी में धंसा होता है, ठीक है, कैविटी में, और उस कैविटी में इस तरीके से ये यहाँ से इस तरीके से सीमेंट की तरह से एकदम जकड़ा होता है, एक तरीके की सीमेंट है, उसे सीमेंटम बोलते हैं। और जो जबड़ा होता है उसे हम गम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको पता है ये रूट होती है। ठीक है, ये रूट होती है, ये टीथ की रूट होती है। रूट के नीचे जो है आपकी क्या होती है, ये मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो सो दैट आपको अच्छी विजिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, रेड कलर कर लेती हूँ। ये जो रेड कलर की ये गई हैं, ये क्या है, ये सब रूट, ये सब नर्व्स हैं, नर्व्स हैं। तो पल्प से ही, जो पल्प एरिया होता है, पल्प से ही आप देखेंगे तो अ, इसमें नर्व्स होती हैं, नर्व की सप्लाई होती है। भाई नर्व की सप्लाई नहीं होगी तो आपको पेन, ठंडा गर्म एहसास ही नहीं होगा। तो ये पल्प से नर्व की सप्लाई होती है। जब देखिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेगा आरसीटी कर दें। आरसीटी क्या होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। रूट और ये कैनाल, ठीक है, तो यही होती है, ये कैनाल होती है, ये कैनाल होती है, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, वो जब डैमेज हो जाती है तो उसको सही करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये करते हैं। ठीक है, तो आरसीटी उसे ही बोलते हैं। राइट। तो यहां से आप समझ गए एक टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने जीवन काल में कितनी बार निकलते हैं इस बेसिस पे तो पढ़ लिया कि दो तरीके से होते हैं। एक होता है क्या, मोनोफाइडोंट, जो जीवन में एक बार निकलते हैं, ऐसे हमारे 12 दांत होते हैं। और एक हमारा क्या होता है, डाइफाइडोंट होते हैं। डाइफाइडोंट होते हैं जो क्या होते हैं, जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब एक हम पढ़ेंगे कि जो आपका टूथ है वो रूट में जो एम्बेडेड होता है वो किस तरीके से धसा हुआ है। उसके बेसिस पे जब आप पढ़ेंगे तब भी आप दो तरीके के दांत पाएंगे। एक होता है एक्रोडोंट, एक्रोडोंट, और एक होता है थीकोडोंट, थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट। एक्रोडोंट क्या होता है, देखिए ये जैसे मान लीजिए कि आपका जबड़ा है और टीथ बस इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब जरा सा भी धक्का लगा तो टीथ जो है आपका उड़ के बाहर चला जाएगा। एक्रोडोंट में कंडीशन समझा रही हूँ आपको। मतलब ये जो दांत होता है ये जबड़े में नीचे बहुत ज्यादा धसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अब अगर एक टूथ ऐसा हो कि ये जबड़ा है, एक कैविटी बनी है, ठीक है, यहाँ पर कैविटी है और इसी कैविटी में हमारा दांत इस तरीके से जकड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ हिस्सा हमें ये ऊपर का दिख रहा है, ये क्या है, ये थीकोडोंट कंडीशन है। जब दांत एक कैविटी में, एक गुहा में अंदर धसा होता है तो वो क्या होती है, थीकोडोंट कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, धंसा होता है। ठीक है, और जब ऊपर सतह पर ही दांत एकदम रखा हुआ होता है कि मतलब कभी भी टूट सकता है सतह पर। ठीक है, तो इसको हम एक्रोडोंट कंडीशन कहते हैं। ये बेसिकली आपका एम्फीबियंस में पाया जाता है। अब एम्फीबियंस मत बोलिएगा कि मुझे नहीं पता। एम्फीबियंस क्या होते हैं, उभयचर होते हैं जो पानी और का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों लाइफ आपकी जी सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या, मेढक। ठीक है, फ्रॉग। तो एक्रोडोन थीकोडोन भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज है, किस बेसिस पे, शेप एंड साइज के बेसिस पे। तो शेप एंड साइज के बेसिस पे भी दो पार्ट में होते हैं टीथ। एक होते हैं होमोडोंट, होमोडोंट, और एक क्या होते हैं आपके, हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट। ठीक है, होमोडोंट जिसमें सारे दांत किस तरीके के होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, एक ही शेप साइज, कोई मतलब अंतर नहीं होता, सारे दांत एक ही तरीके के होते हैं। जैसे आप घोड़े में देखोगे ना, घोड़े में आपको एक ही तरीके के दांत दिखेंगे, तो उसमें होमोडोंट कंडीशन होती है। अब हेट्रोडोंट में क्या होता है कि हर टीथ जो है अलग अलग शेप और साइज का होता है, जैसे हमारे में अलग अलग शेप साइज का होता है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि होमोडोंट और हेट्रोडोंट कंडीशन होती है।
होमोडोंट में सारे दांत एक ही तरीके के होते हैं, हेट्रोडोंट में सारे दांत अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं क्या कि ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं। मैं आपको यहां लिखकर बताती हूं। तो ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट, आपसे कोई पूछे हेट्रोडोंट, थीकोडोंट क्योंकि धसे हुए होते हैं, ठीक है, और डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट कहेंगे कुछ दांत तो मोनोफाइडोंट भी होते हैं, बट डाइफाइडोंट ज्यादा होते हैं, तो डाइफाइडोंट हम लिखते हैं। तो ये ह्यूमन टीथ की कंडीशन है। आपसे कोई पूछ ले तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे कि ह्यूमन टीथ हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डाइफाइडोंट नेचर के होते हैं। तो ये हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट क्या है? ये नेचर, ये हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या है? बेसिस है। चलिए, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारी जो कंडीशन है वो हेट्रोडोंट है। थीकोडोंट हम पढ़ चुके, डाइफाइडोंट पढ़ चुके, अब हम हेट्रोडोंट पे आएंगे। हेट्रोडोंट में आप देखते हैं कि अलग अलग शेप एंड साइज के आपके टीथ होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास 4 तरीके के शेप एंड साइज के टीथ होते हैं, हमारे जो टीथ हैं। सबसे पहला है इंसीजर्स, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर्स एंड चौथा है आपका मोलर्स, ठीक है। अब इंसीजर देखिए आप, जो हमारे आगे के जो 2 दांत होते हैं ना फ्रंट के, वो होते हैं इंसीजर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं, एक नॉर्मल जैसे होता है ना, इस तरीके के टीथ होते हैं। कैनाइन फिर आप देखेंगे, कैनाइन आपके पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड इंस, ये पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री मोलर्स आप देख पाएंगे, ये प्री मोलर्स होते हैं, इसमें जो ऊपर है इसमें कस कस होते हैं, राउंडेड कस होते हैं, और मोलर्स होते हैं ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर फंक्शन भी देख पा रहे हैं, इंसीजर का काम क्या है? ये कटिंग करते हैं किसी चीज को काटने के लिए। भाई जब आप सेब वगैरह खाते हैं, एप्पल खाते हैं, गुआवा खाते हैं, कोई भी ऐसे फ्रूट जो डायरेक्ट खाते हैं, तो उससे कैसे काटते हैं? तो आगे के जो दांत जिससे काटते हैं आप, वही होते हैं हमारे इंसीजर्स, ठीक है। उसके बाद जो उसके साइड में जो पॉइंटेड हमारे टीथ होते हैं उन्हें कैनाइन कहते हैं। अब ये जो कैनाइन है, ये जो मांसाहारी जीव होते हैं इनमें बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। जैसे आप शेर को देख लें, चीता को देख लें, तो इनमें बहुत डेवलप होते हैं क्योंकि ये चीर फाड़ करने के, टीयरिंग जिसे बोलते हैं ना, ये चीर फाड़, देखिए चीर फाड़ यानी कि टीयरिंग करने के काम आते हैं, टीयरिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। प्री मोलर की बात करें तो ये चबाने के काम आते हैं, और मोलर जो हमारी दाढ़ें होती हैं वो क्रशिंग के काम आती है, मतलब चबाना, क्रश करना, पीसना जिसे कहते हैं, है ना, चबाना, पीसना। देखिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागूंगी, आपको लग रहा होगा दांत बहुत लंबा हो गया, तो देखिए दांत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टीथ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई टाइम भी है हमारे पास, हम प्रैक्टिस भी का भी टाइम है हमारे पास, तो इतना हौच पौच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इंसीजर का कटिंग है काम, कैनाइन का टीयरिंग शेयरिंग, प्री मोलर्स का च्यूइंग एंड मोलर्स का क्रशिंग, तो चबाना पीसना ये सब काम है। तो ये हेट्रोडोंट कंडीशन यही कहलाती है कि अलग अलग शेप साइज के जब टीथ होते हैं तो वो हेट्रोडोंट कंडीशन कहलाती है। अब एक चीज और आती है आपके दांत में जिसे हम क्या कहते हैं? डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। आप कहेंगे दांतों का भी कोई फॉर्मूला होता है? तो यस, दांतों का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे आपने पढ़ा, आप यहाँ देखिए, ये है आपका जबड़ा निचला, ठीक है, और थोड़ा इधर बना दिया मैंने, थोड़ा सा मैं, यस, ये आपका ऊपर का जबड़ा है, ये आपका नीचे का जबड़ा है। मान लीजिए मुंह खोल के किसी व्यक्ति की हमने फोटो ले ली, ये अपर जॉ है, ठीक है, ये अपर जॉ है, और ये लोअर जॉ है, ठीक। अब अपर जॉ में जो सबसे आगे के दांत हैं, ये जो 2 दांत होते हैं, लोअर जॉ में भी 2 होते हैं इस तरीके के, ये इंसीजर हैं। जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम एक तरफ का जॉ का आधा हिस्सा लेते हैं, एक ही तरफ का जॉ लेते हैं। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा होगा, अब हम लिखेंगे इंसीजर, जैसे हमें लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? इंसीजर अपर जॉ में 2 हैं, 2 है ना, 2, सॉरी 4 होते हैं, एक इधर भी होता है, इधर आगे के जो 4 दांत होते हैं ये होते हैं। अब इसमें भी एक तरफ की जॉ लेते हैं और उसको हाफ कर देते हैं। अब इधर के जितने हैं, जो इधर के पार्ट हैं आपके, ये ऊपर लिख दिए जाएंगे, और जो इधर का हाफ है वो नीचे लिख दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे मैम नीचे वाला, बस आगे जाके इसको इंटू टू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपका डेंटल फॉर्मूला होता है। अब इस डेंटल फॉर्मूला में बनाना सिखाती हूँ आपको। अब आपने ये देखा कि अपर जॉ में का आधा पार्ट हमने लिया, अब उसमें इंसीजर कितने हैं? 2, तो हमने लूप पर लिख दिया 2, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये पॉइंटेड इंड वाला कैनाइन है, ये पॉइंटेड इंड वाला कैनाइन है,
एक कैनाइन इधर होता है, एक कैनाइन इधर होता है, ठीक है। और सेम ये चीज आपका नीचे भी फॉलो हो रही है, ये मत समझिएगा, सेम चीज नीचे फॉलो हो रही है, इसीलिए हम इसको आगे 2 into 2 करेंगे। अब कैनाइन कितने हैं, एक, तो लिख दिया एक। अच्छा ये नीचे भी, ये आधा हिस्से का हम लिख रहे हैं, तो इधर के आधे हिस्से का नीचे लिखेंगे, तो 2 1, ठीक है। अब उसके बाद जो प्री मोलर है, ठीक है, प्री मोलर कितने हैं, इधर दो और इधर दो, प्री मोलर इधर दो और इधर दो, तो दो ऊपर दो नीचे, मतलब आधे इस हिस्से का दो और इस वाले हिस्से का दो। अब जो मोलर हैं वो 1 2 3 होते हैं, 1 2 3, तो ये 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए क्या, ऊपर के आधे हिस्से में ये इधर 8 हो गए और आधे हिस्से में इधर 8 हो गए, ये नीचे वाले 8 हो गए, ये 8 हो गए, ये 8 हो गए। अब चूंकि हमने इनको 2 into 2 किया, तो ऊपर कितने हो गए, 8 दूनी 16, और नीचे कितने हो गए, 8 दूनी 16, और 16 और 16 कितने हो गए, पूरे मिलाकर 32 दांत हो गए। तो इस तरीके से आपका डेंटल फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको समझाने का सिर्फ इतना मतलब था कि आप समझ लें कि डेंटल फॉर्मूला एक्चुअली में कैसे एक ही साइड के जो आपके जबड़ा होता है, एक ही साइड का जो जॉ होता है, उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड करके और दांतों की संख्या ऊपर नीचे लिखकर फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपका डेंटल फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें दिख रही होंगी कि इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में और अडल्ट, यहाँ पे इन्फेंट्स लिखा है, इन्फेंट्स नहीं लिखना चाहिए। इन्फेंट्स एक्चुअली जो वर्ड है वो हम 1 साल से छोटे बच्चे के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे इन्फेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे बेबीज का हो कर लेंगे, बेबीज का या बच्चों का या चिल्ड्रन का, चाइल्ड का कह सकते हैं। यस, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, बाय बेबी भी नहीं कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे, ठीक है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। ये गलत है, इन्फेंट जो है बेसिकली हम 1 साल से कम के बच्चों के लिए यूज करते हैं इन्फेंट्स। तो चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला है आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, चाइल्ड का होता है आपका 2102/2102। अब आप कहेंगे 2 3 4 5, यानी कि 5 ऊपर 5 नीचे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 ऊपर और 10 नीचे, यानी कि बच्चों में 20 दांत होते हैं। तो यस, बच्चों में 20 दांत होते हैं, ठीक है। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, जब वो बड़े होते हैं तब जाकर उनमें जो है और दांत डेवलप होते हैं, और एडल्ट में जब हम देखते हैं तो एडल्ट में कितने टोटल 32 दांत होते हैं 18 साल के बाद। एडल्ट मतलब 18 साल के बाद वाले, ठीक है, उनमें 32 दांत होते हैं। तो अब देख लीजिए कौन कौन से दांत नहीं होते हैं बच्चों में। देखिए इंसीजर 2 होते हैं, तो इंसीजर तो है, कैनाइन भी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्री मोलर जो है वो 0 है, मतलब जो 2 4, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे 4, और 4 ही आपके नीचे वाले में, यानी कि जो 8 दांत जो ये हैं, 8 दांत प्री मोलर के ये एब्सेंट हैं, प्री मोलर वाले बिल्कुल बच्चों में एब्सेंट हैं। और जो मोलर है वो 2 हैं, जबकि मोलर हमारे पास 3 होने चाहिए। तो मतलब इसका है कि जो लास्ट मोलर है, लास्ट मोलर वो एब्सेंट होता है किसमें, बच्चों में। लास्ट मोलर को हम क्या कहते हैं, लास्ट मोलर को हम विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ। ये कब निकलता है, जब हम 18 साल के हो जाते हैं, जिसे हम बुद्धि का दांत कहते हैं। तो बुद्धि का दांत क्या होता है, विजडम टीथ होता है। विजडम टीथ को हम एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं, क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं है। देखिए भाई, जब इसके बिना हम 18 साल तक खा पी रहे हैं, जिंदा हैं, तो 18 साल के बाद आ भी जाएगा तो क्या ही मतलब है। तो ये एक तरीके से वेस्टिजियल ही है, लेकिन निकलता है, किसी के में निकलता है 18 साल में, और किसी के में तो बहुत बुढ़ापे में निकलता है जाके, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि एग्जैक्ट 18 पे निकल ही आता है, लेकिन एक एवरेज माना गया है कि विजडम टीथ जैसे ही आता है तो बुद्धि आ जाती है, आप एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों का आपने डेंटल फॉर्मूला देख लिया, 2102 होता है। बड़ों का देखा 2123 होता है। बच्चों में कौन सा एब्सेंट होता है, प्री मोलर बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, और एक मोलर लास्ट वाला गायब होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डेंटल फॉर्मूला। देखिए, चलिए अब देखिए, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया मैं बता ही चुकी हूँ। होमोडोंट का मतलब क्या होता है कि सारे टीथ जो है वो सेम होते हैं, भाई मतलब सारे सेम शेप साइज के होते हैं। जैसे फिशेस, जैसे फिशेस में आप वेल देखेंगे, वेल के दांत आप देखेंगे और फिशेस के टीथ देखेंगे, तो वो होमोडोंट कंडीशन होते हैं। एक्रोडोंट मैंने अभी आपको बताया कि एक्रोडोंट बोन से अटैच होता है, जैसे कि स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स। प्लूरोडोंट कंडीशन, प्लूरोडोंट का मतलब है कि अटैच टू मीडियन साइड ऑफ बोन, जो मीडियन साइड होता है बोन का उससे अटैच होते हैं, जैसे कि लिजार्ड में जो टीथ होते हैं। और पॉलीफाइडोंट का मतलब जो बहुत बार जीवन में निकलते हैं, जिनके दांत जीवन में कई बार निकलते हैं।
पढ़ा ना हमने, होमोडोंट और सॉरी डाइफाइडोंट और मोनोडोंट। मोनोडोंट कंडीशन, डाइफाइडोंट एंड पॉलीफाइडोंट। तो मोनो में क्या होता है, एक बार जीवन काल में निकलता है। मोनो में हमने देखा जीवन काल में एक बार, ठीक है। डाइफाइडोंट में क्या होता है, दो बार निकलते हैं, ठीक है। और पॉलीफाइडोंट में क्या होता है, अपीयर्स मेनी टाइम इन लाइफ टाइम, जैसे कि फिशेस। फिशेस में होमोडोंट और पॉलीफाइडोंट कंडीशन होती है। एक्रोडोंट आपको मैंने बताया कि सतह पर होते हैं, एकदम अटैच टू बोन्स अटैच होते हैं। और जैसे कि स्नेक्स, प्लूरोडोंट कंडीशन, अटैच टू मीडियन साइड ऑफ बोन। तो ये आपको दांत के बारे में आई होप सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आपका जो टीथ वाला पार्ट है वो खत्म होता है, राइट। तो टीथ वाला पार्ट आपने यहाँ पर क्या किया, खत्म कर लिया। अभी हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए, आपने जब मुंह खोला, ठीक है, हम एकदम समझते चलेंगे, इसको अच्छे से समझते चलेंगे। आपने जब यहाँ से मुंह खोला, सबसे पहले आपको यहाँ से ऐसे दांत मिले, फिर पीछे जीभ मिली। अब जीभ मिल गया, दांत मिल गया, दांत ऐसे मिल गए, जीभ मिल गई। अब इसके पीछे जब और इधर आएंगे तो यहाँ पर ये चैम्बर है, चैम्बर ही बोलेंगे इसको। ये चैम्बर को हम फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये चैम्बर ना, कॉमन, यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख रहे हैं कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो आप कह रहे हैं कॉमन पैसेज मतलब कॉमन रास्ता है फूड के लिए, एयर के लिए। तो यस, यहां से हमारी नाक है, यहां से आपने सांस ली और ये हवा यहां से होते हुए इसी इसी में आती है, ठीक है, इसी पैसेज में। और यहां से आपका खाना आपने खाया, टीथ और टंग को क्रॉस करते हुए ये आपका फेरिंग्स में आ गया। तो ये देखिए, खाना भी यहाँ आ रहा है, हवा भी आ रही है। फिर आप कहेंगे फिर आगे से क्या होता है, फिर आगे से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, खाने की नली और फिर उसके पीछे आपकी सांस की नली, यानी कि ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। ठीक, तो आप ये जो है एक कॉमन चैम्बर है किसके लिए, फूड और एयर दोनों के लिए, क्या, फेरिंग्स, इसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स की आपने बात कर ली। अब फेरिंग्स का कोई एज सच डाइजेशन में काम नहीं है। फेरिंग्स बस एक क्या करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है, एक रास्ता देता है खाने को कि बेटा तुम यहां से होकर जाओ, ठीक है। और हवा जब आती है, जब हम सांस लेते हैं, तो उसको देता है कि हाँ तुम यहां से होकर जाओ, ठीक है। अब ये फेरिंग्स जाकर खुलता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस हमारे खाने की नली होती है, आहार नली, ठीक है, आहार नली होती है ईसोफेगस। और फेरिंग्स आपका ट्रेकिया में भी खुलता है, याद रखिएगा। फेरिंग्स को आप ट्रेकिया में भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा सांस वाली नली होती है, श्वास नली, उसे ट्रेकिया बोलते हैं। फिलहाल हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। तो आहार नली में आपका फेरिंग्स खुल गया। पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि हम माउथ होता है, माउथ से एंटर किया खाना, फिर बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से कहाँ आया, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, खाने की नली कहते हैं, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद ये कितनी लंबी होती है, तो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर लंबी ये होती है। ये लाइज बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट। अब ये जो है, जो हमारी सांस की नली होती है, इसके पीछे होती है। पीछे मतलब जैसे ये आप यहाँ से चले, मैंने बताया ना, ये जैसे आगे ट्रेकिया हो गई, ये ट्रेकिया हो गई आपकी खाने की नली, और मैं ब्लू इस कलर से बना दूं। और ये पीछे क्या है, ये आपकी खाने की नली जा रही है, ट्रेकिया ये सांस की नली हो गई रेड वाली, और पीछे जो पर्पल वाली जा रही है जस्ट इसके ऐसे पीछे जाती है। तो ये क्या हो गई, आपकी फूड पाइप हो गई, ईसोफेगस हो गई, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हार्ट के पीछे होती है इसकी लोकेशन। अब इसके तीन पार्ट होते हैं ट्रेकिया के, ठीक है, ट्रेकिया के तीन पार्ट होते हैं। सर्वाइकल पार्ट होता है। सर्वाइकल पार्ट आप जानते हैं, जो गर्दन की हड्डी होती है ना हमारी, वो 7 बोन्स होती है हमारी वर्टिब्री में। जो नेक नेक में 7 बोन्स होती हैं, 7 वर्टिब्री होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल बोलते हैं उनको। तो उस वाले रीजन में जो ट्रेकिया है, मतलब आपकी गर्दन वाले, पीछे से गर्दन जा रही है आपकी, आगे से ट्रेकिया है फ्रंट में, ठीक है, ये आपकी गर्दन है। तो इधर पीछे आपकी ये 7 मान लीजिए ये है वर्टिब्री है, और ये ट्रेकिया इधर से जा रही है। तो जो इतना वाला रीजन है ये सर्वाइकल ट्रेकिया हो जाएगा। फिर और नीचे आएंगे तो आपका थोरैसिक, थोरैसिक जो है आपका चेस्ट वाला रीजन है, वहां से जब गुजरेगी तो उसको थोरैसिक बोल देंगे। और जब वो पेट में आके स्टमक से मिलेगी तो उसे एब्डोमिनल बोल देंगे। तो बेसिकली आपके रीजन के बेसिस पे इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, ठीक है। जिसको नहीं पता वो जान ले, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी है, मतलब बहुत गंदी बनाई है मैंने, मानती हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी है, ठीक है। अब देखिए, आपकी बॉडी में ये होता है हेड, ये होता है हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड। ये होता है थोरेक्स, जो चेस्ट वाला रीजन है, थोरेक्स,
ठीक है, और जो पेट वाला रीजन है उसको बोलते हैं क्या, एब्डोमेन। हाथ पैर जो होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं आते, क्योंकि जितने हमारे वाइटल ऑर्गन हैं वो हमारे इन्हीं में उपस्थित हैं। हेड में आपका ब्रेन है, थोरेक्स में आपके लंग्स और हार्ट है, एब्डोमेन में आपका लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है। ठीक है, हाथ पैर तो कट भी जाते हैं तब भी जिंदा रहता है ना इंसान। तो बेसिकली बॉडी को हमने हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एब्डोमेन कहाँ से आया ये मैंने आपको बताया। अब देखिए फंक्शन क्या है ईसोफेगस का। ईसोफेगस का बेसिक फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। भाई सीधी सी बात है, आपने, ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपने यहाँ से खाना खाया, यहाँ पे फेरिंग्स था, फेरिंग्स ने पैसेज दिया, यहाँ फेरिंग्स से ईसोफेगस यहाँ से लाया, और इसने क्या किया, यहाँ पर स्टमक में खाना दे दिया स्टमक को कि बेटा तुम अब स्टोर करो और आगे का काम अपना फॉलो करो, प्रोसीजर को फॉलो करो। तो ईसोफेगस ने क्या किया, फेरिंग से चीजें उठाई और ट्रांसफर कर दी कहाँ, स्टमक में। तो सिंपली फेरिंग से स्टमक में फूड को ट्रांसफर करता है क्या, आपका ईसोफेगस। ठीक है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब देखिए माउथ में हमने जो पढ़ा था, माउथ में हमने सलेवरी ग्लैंड्स अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स, ये देखती हूँ मैं, सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये फेरिंग आपने समझ लिया कि ईसोफेगस का काम क्या था, सिर्फ फेरिंग से फूड को उठाना और स्टमक तक ट्रांसफर करना। ठीक है, ये सलेवरी ग्लैंड ना आपका ग्लैंड्स में आएगा, सॉरी, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, वो है स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे हम, स्टमक को पढ़ेंगे कि स्टमक का एक्चुअली में क्या काम होता है। आज हम एलिमेंट्री कैनाल को कर लेंगे, और कल जो है हम क्या करेंगे, जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको कर लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कर लेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टमक पर आएंगे हम। स्टमक क्या है, स्टमक जो है देखिए, ये आया आपका इसोफेगस, ये यहाँ खुला स्टमक में, और ये इस तरीके से होता है स्टमक। तो आप जब स्टमक का इस तरीके से शेप देखेंगे ना, देखिए समथिंग आपको इस तरीके से जे शेप का नहीं लग रहा है, यस, तो जे शेप का होता है, तो जे शेप का होता है आपका क्या, जे शेप्ड होता है आपका स्टमक। स्टमक के लिए हम गैस्ट्रो वर्ड का यूज करते हैं, कहीं भी गैस्ट्रो, गैस्ट्रल, गैस्ट्रिक वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम स्टमक से रिलेट करते हैं। गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रल कहीं भी वर्ड आ जाता है तो वो स्टमक से रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। ये पूरा मसल से बना होता है, मस्कुलर सैक होती है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आपको पता है बॉडी में लेफ्ट राइट क्या होता है, सभी को पता है, तो लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में ये होता है। स्टमक इज अबाउट साइज ऑफ टू फिस्ट प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, दो मुट्ठियों की तरह होता है, एक दूसरे के ऊपर, जैसे मान लो आपने रख दिया तो इस तरीके से होता है। जे शेप का बेसिकली ये होता है, पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जैसे आप कहेंगे कि मैम हेड थोरक्स है, वो हेड हो गया, मान लिया ये आपका हेड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका चेस्ट वाला रीजन ये आ गया, फिर उसके बाद ये आपका एब्डोमेन वाला रीजन आ गया। तो देखिए जो थोरेक्स को एब्डोमेन से जो अलग करता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है, डाया डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम हमारी थोरेक्स कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। चलिए फंक्शन देखेंगे स्टमक का क्या होता है। तो स्टमक हमारा फूड को स्टोर करता है सम टाइम के लिए, बिल्कुल, आप पेट में खाना खाते हो तो ऐसा तो नहीं तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, वो आपको पेट भरा होने का एहसास कराता है। ऐसे तो अगर फूड तुरंत आगे बढ़ जाए तो आप दिन भर खाते ही रहोगे, आपको खाली पेट लगेगा। तो फूड को स्टोर करता है फॉर सम टाइम। इट चर्न्स एंड ब्रेक अप फूड, भाई बिल्कुल, उसको स्टमक में जो मसल्स होती है ना, उनमें एक ऐसे करके मूवमेंट होती है, उसे चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। चर्निंग, और या उसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो उससे क्या होता है, खाना जो है एक तरीके से जैसे अ, उसकी वजह से ब्रेकअप होता है फूड का। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करता है। देखिए प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन आपके स्टमक में ही होता है। जब हम ग्लैंड्स अभी पढ़ेंगे उसमें हम हर एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टमक से कौन सा निकलता है, पेनक्रियाज से कौन निकलता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से क्या आता है, ये सब हम देखेंगे। और उसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है केसल इंट्रिंसिक फैक्टर, a glycoprotein which is necessary for the absorption of vitamin B12 in intestine। देखिए केसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो
एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि स्टमक प्रोड्यूस करता है, और जो केसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम मैं बता दूं आपको, साइनोकोबालामीन। ठीक है, ये है B12 का क्या साइंटिफिक नेम, साइनोकोबालामीन। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन, आप कहेंगे मैम क्यों इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, मान लीजिए नहीं खाया, नहीं लिया, क्या हो जाएगा? तो उससे क्या हो जाएगी, एक बीमारी जिसको हम क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, pernicious anemia is caused by the deficiency of vitamin B12 which is also called cyanocobalamin। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। अगर उसको आप नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे, तो आपको एक तरीके का एनीमिया हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, काफी फैटल होता है, घातक होता है, डेथ भी हो सकती है इससे। एनीमिया भी आपका कई टाइप का होता है, पढ़ेंगे हम एनीमिया को भी। और स्टमक क्या करता है, सिक्रीट करता है प्रो एंजाइम्स जैसे पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। देखिए, प्रो एंजाइम क्या होते हैं, प्रो एंजाइम इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं, इनएक्टिवेट एंजाइम होते हैं। ये इनएक्टिवेट एंजाइम्स होते हैं, प्रो एंजाइम्स। अब आप कहेंगे फिर ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? यस, तो इनको एक्टिवेट करने के लिए भी एक फैक्टर आता है, वो फैक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी आगे। ठीक है, तो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये सारे आपके प्रो एंजाइम्स हैं। इन पर अच्छा थोड़ा बता ही देती हूँ, इन पर क्या करता है, HCl काम करता है। अब आपको पता, अब आप कहेंगे HCl क्या है? HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसको हम HCl कहते हैं। इसका pH 1.2 अप्रॉक्स होता है। ठीक है, pH आपको पता होगा। तो काफी ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है ये एसिड। ठीक है, अब ये एसिड जब आपका खाना आया, ठीक है, तो अब ये HCl पेप्सिनोजन पर जाएगा, और पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? चलिए मैं लिख देती हूँ, पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। यहां पर आया HCl ने काम किया पेप्सिन में। उसके बाद प्रोरेनिन एक एंजाइम है, डबल NIN वाला है ना, हाँ, ये इसको चेंज करेगा रेनिन में। ठीक है, कौन? HCl। अब आप कहेंगे देखिए, ये इनएक्टिवेट फॉर्म था, ये दोनों इनएक्टिवेट फॉर्म है, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन, और जबकि पेप्सिन और रेनिन क्या है, ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब आप जान लीजिए HCl एक्टिवेट करता है, यस, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब आप कहेंगे तो रेनिन भी बता दीजिए मैम, रेनिन किसको डाइजेस्ट करता है? तो रेनिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस कि ये जो है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, जो रेनिन होता है वो बचपन में तो बहुत निकलता है कि बच्चे दूध पीते हैं, डाइजेस्ट होता है, लेकिन जब आप एडल्ट स्टेज में आते हैं तो ये रेनिन का सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कम हो जाता है। इसीलिए जो एडल्ट होते हैं उनमें कई लोगों में देखा गया है कि वो मिल्क इंटॉलरेंट होते हैं, उनको मिल्क इंटॉलरेंट की समस्या होती है। ठीक है, वो दूध नहीं हजम कर पाते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है रेनिन, इसकी एब्सेंस होती है। राइट, एंजाइम्स की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करता है स्टमक, और गैस्ट्रिक अमाइलेज सिक्रीट करता है। तो स्टमक कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज फैट के डाइजेशन में, गैस्ट्रिक अमाइलेज, ये अमाइलेज आपका स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। उसके अलावा अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्टमक में, इसलिए अल्कोहल ना पिए। एस्पिरिन स्टमक में, सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स स्टमक में डाइजेस्ट होती हैं। मॉडरेट एंटी अमाउंट ऑफ शुगर भी डाइजेस्ट होता है, वाटर भी डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है स्टमक की वॉल से, लेकिन मॉडरेट अमाउंट। बाकी अगर आपसे पूछे कि किस ऑर्गन में, एलिमेंट्री कैनाल के किस ऑर्गन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को टिक करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। चलिए चलिए, नेक्स्ट ऑर्गन हमारा क्या आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि 6.25 मीटर्स लंबी होती है, तो 6.25 मीटर इतनी लंबी तो हमारी बॉडी भी नहीं है। अरे इसीलिए तो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है। अगर ये सीधी सीधी होगी तो इतने मीटर लंबे तो आप भी नहीं होंगे, तो कितना लंबा पेट हो जाता आपका। सीधी सीधी नहीं, ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ताकि ये कम सरफेस एरिया को कवर कर सके। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपकी 6.25 मीटर लॉन्ग होती है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका जो सबसे पहला आगे वाला पार्ट होता है उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। बीच वाला जो बहुत कम स्लाइटली कॉइल्ड होता है उसे जेजुनम बोलते हैं, और जो हाईली कॉइल्ड होता है उसे हम इलियम बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आप आए, फेरिंग्स आया, यहाँ से ये स्टमक आया,
अब ये स्टमक ही आगे जाके कहाँ जुड़ा है, यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये जो एकदम इनिशियल वाला, मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ, जो इनिशियल वाला है ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यहाँ लिखा, ये अनकॉइल्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल कॉइलिंग नहीं होती। फिर ये वाला जो है ये जेजुनम होता है, जेजुनम इसमें थोड़ी सी कॉइलिंग होती है। फिर ये जो अंदर ये एकदम गुथा हुआ स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ये होता है इलियम। इलियम में बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। क्यों हाईली कॉइल्ड होती है? क्योंकि लंबी होती है इसलिए हाईली कॉइल्ड होती है, और कॉइलिंग इसलिए ज्यादा होती है ताकि इंक्रीज हो जाए क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका डाइजेशन जो है, और जो एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन वो जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होता है। फंक्शन इसका क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, इवन हर एक फूड के हर एक कंपोनेंट का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो आपका माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। माउथ में जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है टाइलिन। ठीक है, अब ये 30% ऑफ स्टार्च तो आपका लार ही, जो आपकी सलाइवा है वो डाइजेस्ट कर देती है, लेकिन जो 70% बचा हुआ स्टार्च है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, वो स्टमक में नहीं डाइजेस्ट होता है, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, चलिए, प्रोटीन, अब बिल्कुल फूड के हर कंपोनेंट का डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैम आप एंजाइम्स क्यों नहीं बता रही हैं ये सब, तो देखिए अभी हम केवल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, अभी हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पहले एनाटॉमी को देख रहे हैं। ठीक है, एनाटॉमी पढ़ लेंगे यानी स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम फिजियोलॉजी देखेंगे। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट है सीकम, एक है कोलन और एक है रेक्टम। मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए आपका, ये आपका स्टमक है, ये यहाँ से आया, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से ये है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जुड़ गई लार्ज इंटेस्टाइन से, ये लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो गई। ये थोड़ी चौड़ी होती है, विड्थ होती है इसकी, और ये ज्यादा लंबी नहीं होती, 1.5 मीटर, और ये यहाँ के रेक्टम में आके एनएस में खत्म हो जाती है। ये जहां से जुड़ी होती है, ठीक है, वो सीकम होता है। और सीकम में ही जैसे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन जा रही है, और यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इससे जुड़ रही है, यहाँ पर आपका एक स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब इसका हमारे में तो कोई काम नहीं है, लेकिन जो आपके हर्बीवोरस एनिमल जैसे खरगोश है, ये जितने भी जो भी आपका खाते हैं पत्तियां, पेड़ पौधे, ठीक है, हर्बीवोर जितने भी है, उनमें ये बहुत डेवलप होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, क्या करता है वो, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है इसमें। अच्छा, हम लोगों को सेलुलोज, क्योंकि हम लोग खाना पकाकर खाते हैं, बट जितनी भी हरी सब्जियां पकाकर खाते हैं, तो हमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये एक तरीके से अब हमारे में यानी ह्यूमंस में क्या हो गया है, एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। क्या हो गया है, एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। मतलब कि अब ये हमें इसकी जरूरत नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, जब खाना यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, तो इस अपेंडिक्स में आके फंस जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है किसी कंडीशन में, और इस अपेंडिक्स में यहाँ पे ये सड़ जाता है। फिर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका सर्जरी होती है और अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो इसका कोई काम ही नहीं है। उसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस बीमारी का नाम है, और अपेंडिक्सेक्टोमी ऐसे करके कुछ होता है, वो उसका रिमूवल उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए सीकम की बात करें तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें होस्ट होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, विच कन्वर्ट सॉलिड वेस्ट इनटू फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा कोलन, कोलन में एक असेंडिंग कोलन है। अब देखिए ये जो है ये पार्ट असेंडिंग कोलन है, और ये डिसेंडिंग कोलन है, और ये ट्रांसवर्स कोलन है। ठीक है, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग मतलब नीचे आता हुआ, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ, और ये ट्रांसवर्स कोलन है। ठीक है, तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और एक सिग्मोइड कोलन भी यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ये सिग्मोइड कोलन होता है, सिग्मोइड। तो चार पार्ट इसके होते हैं बेसिकली। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद रेक्टम, ये इस तरीके का जो लास्ट में आके जो ये होता है ना, यहाँ पर हमारा फीकल मैटर, जो हम जिसे कहते हैं ना हमारी पॉटी स्टोर होती है। ठीक है, फीकल मैटर जिसे बोलते हैं, स्टोर होती है टेम्परेरी कुछ समय के लिए, ये होता है रेक्टम। और ये एनस होता है जहां से हम फीकल मैटर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
तो टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर बिफोर डेफिकेशन, यानी कि आप पॉटी जाने से पहले जो स्टोर करते हैं, तो उसे बिफोर डेफिकेशन वो आपका कहाँ होता है, रेक्टम में होता है। देन एनस, एनस आपको बताया कि आपका जो रेक्टम है, रेक्टम में एक नीचे ये पार्ट होता है, यहाँ पर ये एनस होता है, जिस एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल इज कॉल्ड एनस। Yes, structures formed due to enlargements of vein of anal canal as well as anus is called hemorrhoids और piles. पाइल्स एक बीमारी है, आपको पता है, पता होगी। पाइल्स हिंदी में इसको बवासीर बोलते हैं, या कई लोग और अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है। बाकी पाइल्स बीमारी है। तो ये कैसे होती है? जो एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स ऑफ एनल कैनाल, अब ये जो एनस आ रहा है यहाँ पे भाई कुछ वेन्स हैं, ब्लड वेन्स हैं, तो ये जो वेन्स हैं जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, अभी हम डिजीज ही पढ़ेंगे, जिन लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब उनको बहुत ही हार्ड फीकल मैटर होता है, बहुत दिक्कत होती है, जिनका पानी वाटर इनटेक कम होता है, ठीक है, या कुछ उन्होंने ऐसा खा लिया जो इसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसकी वजह से जो वेन्स हैं, जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वेन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और कभी कभी जो है जो ब्लड वेन्स है वो मतलब उनसे ब्लीडिंग भी हो जाती है, और वो इनलार्ज, वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे ही हम पाइल्स बोलते हैं। फिर वो आपके एनस से बाहर निकल आती है, उसे हम पाइल्स बोलते हैं या हीमोरॉइड्स बोलते हैं। तो ये बीमारी है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, एलिमेंट्री कैनाल की बीमारी है। तो यस, ये हमने अभी क्या पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो होगा क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, ग्लैंड्स को कल करेंगे, और कल करके इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको मैंने एडिशनल पॉइंट्स भी बताए, बहुत सारी चीजें बताई, और आगे भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हर चीज को नोट्स में लिखना इतना पॉसिबल नहीं है। और आप कंटेंट पे फोकस करिए, आप तरीके पे फोकस करिए। और यस, वन मोर थिंग, जिन जो भी लोग नोट्स कर चुके हैं वो एज अ रिवीजन इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या उनके कितना उनको याद रह गई, ये चीजें कितनी याद रह गई हैं। और जो एडिशनल पॉइंट अगर मैं कुछ बता रही हूँ, आपको लगता है आपके लिए एडिशनल है, तो आप उसे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी जिन लोग नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, वो नए सिरे से शुरू करके और ये कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली इससे आ जाएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसका पार्ट 2 करेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। एंड यस, सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं बनाती रहूं, आप तक लाती रहूं, आपकी हेल्प होती रहे। यस, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, सब लोग इसको देख सकते हैं। यस, कमेंट जरूर करें, आप लाइक करें, शेयर करें, हमें भी मोटिवेशन मिले, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इसको, थ्योरी को, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस का सेशन आपकी पूरी सीरीज अलग होगी, एक एक टॉपिक पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।